Hello friends, welcome to the new video tutorial of QGIS. This is the sixth part of runoff calculation. So previous class में हमने देखा था कैसे कर्व नंबर कैलकुलेट करना है और हमारा जो कर्व नंबर आया था पर्टिकुलर गिवन कैचमेंट के लिए वो 77 आया था। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो कर्व नंबर 77 निकल के आया है ये कर्व नंबर सेकेंड है। आइए अब जानते हैं हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे और जो फाइनल हमारा एम है रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करना वो कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा जो है वो कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 3 कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कर्व नंबर 2 जो कि 77 है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये वाला कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 3, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम पर्टिकुलर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम इन सारे डेटास को एक एक्सेल शीट में टैबुलेट करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने कर्व नंबर 2 निकाला था पिछले वीडियो में 77 और कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 3 फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं और टैबुलेट किए हैं जो कि है 59.47 और 88.69। आइए अब हम एक एक करके पर्टिकुलर कॉलम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले दो डेटा जो कि डेट और रेनफॉल पर्टिकुलर कैचमेंट का है, ये हमें नेट से अवेलेबल होगा। हमें सबसे पहले इस डेटा को डाउनलोड करना होगा। पर्टिकुलर कैचमेंट का किस डेट पे क्या रेनफॉल वैल्यूज थी इनको डाउनलोड कर लें। मैंने यहाँ पर एक महीने का रेनफॉल डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2015 टू 31 अगस्त 2015 मैंने डाउनलोड कर रखा है और उसके करस्पॉन्डिंग रेनफॉल वैल्यूज को। जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है स्टेप 2 जो है डाउनलोड करने के बाद हमें क्यूमुलेटिव रेनफॉल को कैलकुलेट करना है 5 डेज की। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने वेट सीजन जो कि अगस्त है उसका मैंने रेनफॉल डेटा डाउनलोड किया हुआ है। सो अगर आप ड्राई सीजन का डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स कुछ डिफरेंट होंगी। वेट सीजन का डाउनलोड करते हैं तो फर्दर प्रोसीडिंग्स कुछ डिफरेंट होंगी। हम आगे डिस्कस करेंगे उसका क्या इफेक्ट होता है वेट सीजन और ड्राई सीजन का। फिलहाल मैंने यहाँ पर वेट सीजन का डेटा डाउनलोड कर रखा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और क्यूमुलेटिव रेनफॉल को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर 5 डेज के क्यूमुलेटिव रेनफॉल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप जो फर्स्ट 5 रेनफॉल वैल्यूज हैं उनका सम आप जो 6th डेट की रेनफॉल वैल्यू है उसमें सम अप कर दीजिए। देन फर्दर जो आपका नेक्स्ट रेनफॉल वैल्यू है ये फ्रॉम 3 टू 7 इनका सम अप होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये पर्टिकुलर सेल का जो सम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 3 to 7, रो नंबर 3 टू रो नंबर 7 यहाँ तक का सम है। और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर सेल का जो सम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम B4 टू B8 है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर सेल का जो सम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम B5 टू B9 जो कि 5 डेज हैं, उनका टोटल रेनफॉल का क्यूमुलेटिव है। इस तरीके से आप एक सेल का कैलकुलेट करने के बाद सिंपली ड्रैग कर दीजिए तो आपको सारे क्यूमुलेटिव रेनफॉल वैल्यूज मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 4 पे चलते हैं और देखते हैं कि हम AMC की वैल्यूज को कैसे फिलअप करेंगे। सो AMC की वैल्यूज को फिलअप करने से पहले जान लेते हैं AMC आखिर है क्या। सो AMC मतलब होता है एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशन, यानी कि जो हमने 5 डेज का क्यूमुलेटिव रेनफॉल डेटा निकाला है वो किस मॉइस्चर कंडीशन में आता है। मॉइस्चर कंडीशन 1, मॉइस्चर कंडीशन 2 और मॉइस्चर कंडीशन 3। तो उसका क्राइटेरिया ये है, अगर क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन 5 डेज का लेस देन 35.6 mm होता है तो AMC हमारा 1 होगा। अगर जो क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन 5 डेज का है वो 35.6 टू 53.4 mm के बीच में आता है वो AMC कंडीशन 2 होगा।
एंड फाइनली अगर हमारा क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन 53.4 mm से ज्यादा होता है तो वो AMC कंडीशन 3 में आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो 300 है, यानी कि वो आपका AMC कंडीशन 3 में आएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 53.4 mm है। तो हम सिंपली यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे, ये AMC 3 हो गया। फिर सिमिलरली ये भी AMC 3 हो जाएगा, ये भी AMC 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 39.35, सो 39.35 आपका इस रेंज में आएगा AMC 2 के। तो सिंपली हम यहाँ पर AMC 2 डाल देते हैं और सिमिलरली हम इसी तरीके से अपना चार्ट को फिलअप कर लेंगे। AMC को कंप्लीटली फिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कर्व नंबर डिसाइड करना AMC को देखते हुए। सो सबसे पहले आइए थ्योरी पार्ट इसका जान लेते हैं। तो अगर हमें AMC कंडीशन 1 मिलती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कर्व नंबर हम 1 पुट करेंगे। AMC कंडीशन 2 मिलती है तो करस्पॉन्डिंग कर्व नंबर 2 होगा, और AMC कंडीशन अगर 3 आती है तो करस्पॉन्डिंग कर्व नंबर 3 होगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमें AMC कंडीशन 3 मिली है, तो AMC कंडीशन 3 के लिए हम कर्व नंबर 3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जो कि है 88.69। सिमिलरली नीचे की ये दोनों सेल के लिए हमारा कर्व नंबर जो है 88.69 होगा क्योंकि AMC कंडीशन 3 है। देन हमें AMC कंडीशन 2 मिलती है, उसके लिए हमारा जो कर्व नंबर है वो 77 है, तो मैं सिंपली यहाँ 77 फिल कर देता हूँ। देन हमारा जो AMC है वो 1 है, यानी हमें कर्व नंबर यहाँ पर 1 फिल करना है जो कि 59.47 है। इस तरीके से हम पूरे टेबल को फिलअप कर लेंगे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टास्क है एस यानी पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन आफ्टर रन ऑफ बिगिंस, यानी रन ऑफ शुरू होने के बाद कितना मैक्सिमम रिटेंशन हो सकता है सॉइल में, वो हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू 25,400 डिवाइड बाई कर्व नंबर एज पर AMC माइनस 254। आइए देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर 7th रो के लिए जो हमारा S की वैल्यू आएगी वो होगी 32.3908। सो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला को इस सेल के लिए अप्लाई कर दिया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25,400 डिवाइडेड बाई E7 यानी कि ये पर्टिकुलर सेल जिसमें हमारा कर्व नंबर की वैल्यू स्टोर्ड है 88.69 माइनस 254। ये 254 आपका इस कंप्लीट वैल्यू में से माइनस किया गया है, सो आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा और टाइप करिएगा। देन मैं इसको सिंपली ड्रैग डाउन कर दे रहा हूँ, तो हमें सारे रो के लिए S की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो S की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 7, जिसमें हमें बेसिकली Q की वैल्यू यानी कि जो रन ऑफ डेप्थ है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रन ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला है P माइनस 0.3s का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P प्लस 0.7s, जहाँ पे S है पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन जो कि हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, और P है रेनफॉल की वैल्यू उस पर्टिकुलर डे की। सो Q की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारी P की वैल्यू है वो 0.3s से हमेशा लार्जर रहेगी। अगर इन द केस 0.3s की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है P की वैल्यू से, तो उस केस में हम जो रन ऑफ होगा उसे 0 एंटाइटल कर देंगे, मतलब नो रन ऑफ। ऐसा क्यों? सो बेसिकली P हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेनफॉल वैल्यू और S हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेनफॉल जो कि सॉइल में रिटेंशन हुआ है। सो रेनफॉल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी रिटेंशन से, ऑब्वियसली ये नेचुरल फैक्ट है। इसलिए हमें अगर हमारी वैल्यू P माइनस 0.3 से नेगेटिव आती है तो हमें उस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से सबसे पहले हम P माइनस 0.3s को कैलकुलेट करेंगे। सो आइए देखते हैं P माइनस 0.3s यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन टाइप कर देता हूँ
पी यानी कि रेनफॉल वैल्यू उस पर्टिकुलर डे की माइनस 0.3 टाइम्स एस, एस यानी ये वाली वैल्यू 32.3908। यहाँ पर टाइप करने के बाद हमें पता चलता है डिसीजन, यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव आती है -9.61। सो ऑब्वियसली हमें इसे डिस्कार्ड करना है। सिंपली हम यहाँ पर डिस्कार्ड लिख देंगे। सिमिलरली हम सारी वैल्यूज के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे P-0.3s को, और फिर यहाँ पर डिसीजन लिखते जाएंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आता है तो उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। मैंने अपना यहाँ पर डिसीजन टेबल को कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी वैल्यूज निगेटिव आ रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग मैंने डिस्कार्ड लिख दिया है, और जितनी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट लिख दिया है। एक बार और आइए फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सो इस बेसिकली इस फॉर्मूले में जो हमारा P है वो उस पर्टिकुलर डे का रेनफॉल वैल्यू है। मतलब जैसे अगर हम 6 अगस्त की बात करें, 6 अगस्त का रेनफॉल वैल्यू है 0.10। सो P की वैल्यू 0.10 हो जाएगी, और 6 अगस्त के लिए S की वैल्यू 32.3908 हो जाएगी। तो सो बेसिकली हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर P-0.3s को कैलकुलेट करके यहाँ टेबुलेट किया हुआ है। आप जैसा कि यहाँ फॉर्मूला बार में भी देख पा रहे होंगे। अगर वैल्यूज निगेटिव आती है तो उन्हें डिस्कार्ड कर देना है, वैल्यूज पॉजिटिव आती है तो हमें एक्सेप्ट कर देना है। इसका क्या रीजन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जितनी भी डिस्कार्डेड वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो रन ऑफ होगा वो 0 होगा। सो बेसिकली आप सारी डिस्कार्डेड वैल्यू से करस्पॉन्डिंग रन ऑफ को 0 कर दीजिए। और जितनी एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो रन ऑफ होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसका जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसे एक्सेल में टाइप करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इंडिविजुअली हर रो के लिए आप कैलकुलेट करके टाइप कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली इस रो के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला में आप सबसे पहले देखेंगे P-0.3s का होल स्क्वायर। सो बेसिकली हमने P-0.3s यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, तो उसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है स्क्वायर करने के लिए, डिवाइडेड बाई P + 0.7s। सो बेसिकली B15 इज P, B15 यहाँ पर जो है P है आपका, प्लस 0.7 टाइम्स S, ये वाली वैल्यू S यानी कि पोटेंशियल मैक्सिमम रिटेंशन। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला को टाइप कर दिया है। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और हमें रन ऑफ डेप्थ इस पर्टिकुलर रो के लिए मिल गई। सिंपली मैं इसे ड्रैग कर दूंगा और फिर से यहाँ पर मैं इसे पूरा ड्रैग कर देता हूँ। पूरा ड्रैग करने के बाद मैं अगेन डिस्कार्डेड वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 0 0 टाइप करता हूँ, 0 0 एंड देन 0। सो इस तरीके से हमें हर रो के करस्पॉन्डिंग जो रन ऑफ है वो मिल चुका है। अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, सारे इंडिविजुअल रन ऑफ का समेशन करना होगा टोटल रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए ओवर द गिवन कैचमेंट। सो आइए देखते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ टाइप करता हूँ टोटल रन ऑफ, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू समेशन अब देख पा रहे होंगे हमारा टोटल रन ऑफ निकल के आ रहा है 203.68 mm। ये वैल्यूज उतनी एक्यूरेट होंगी जितनी आप पूरे प्रोसीजर को जितने एक्यूरेटली परफॉर्म करेंगे। सो मैंने इसके पहले भी ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑलरेडी कर रखा है। तो मेरी उस टाइम वैल्यू जो आ रही थी रन ऑफ डेप्थ वो 234 आ रही थी, जो कि मोर एक्यूरेट है।
सो बेसिकली आप जितनी एक्यूरेटली सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे, रन ऑफ, टोटल रन ऑफ आपका उतना एक्यूरेट निकल के आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो टोटल रन ऑफ की हमारी यूनिट आई है वो mm में है, मतलब ये एक टोटल रन ऑफ डेप्थ है। सो इस तरीके से हमने पूरे कैचमेंट में रन ऑफ डेप्थ क्या होगा ये कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर आपको उस कैचमेंट के थ्रू रन ऑफ वॉल्यूम निकालना होगा तो आप उस कैचमेंट की एरिया से, जो कि ऑलरेडी हमने QGIS में कैलकुलेट कर रखा है, उस एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे रन ऑफ डेप्थ को, तो आपको एंटायर कैचमेंट का रन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा QGIS का रन ऑफ कैलकुलेशन टास्क कंप्लीट होता है, और मैं इस सीरीज को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।